स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश प्रॉपर्टी एक्सपर्ट और आज हम चर्चा कर रहे हैं मास्टर प्लान की क्या है हकीकत। मास्टर प्लान में क्यों होती रहती है बार बार तब्दीलियां और इन तब्दीलियों का क्या पड़ता है दूरगामी असर। हम एक बार फिर से रुक करेंगे हमारे गेस्ट का, प्रॉपर्टी एक्सपर्ट शरद बंसल जी का। शरद जी, हम मास्टर प्लान की जो हकीकत है ग्राउंड जीरो पर, उसकी हकीकत को खंगालने की बार बार कोशिश कर रहे हैं और इसी कोशिश के मद्देनजर मेरा बड़ा अहम सवाल है आपसे कि आखिरकार जो दफ्तरों के अंदर मीटिंग्स होती हैं, फिर एनसीआर प्लानिंग बोर्ड से मंजूरी ली जाती है, मंजूरी मिलने के बाद भी कई चेंज ओवर हमें देखने को मिलते हैं। आखिरकार ये पूरा माजरा क्या है, किस तरह सेटिंग होती है, किस तरह से चेंजेस होते हैं, क्या है पूरी कहानी? देखिए, कोई मास्टर प्लान जब बन जाता है उसमें जब चेंजेस किस लिए आते हैं, उसमें या तो पॉलिटिकल विल होती है जी, या पब्लिक की डिमांड होती है, या उस मास्टर प्लान में कोई डिफेक्ट निकल जाता है जी, या उसकी किसी कनेक्टिविटी को देखे एडजॉइनिंग स्टेट से कोई उसका तालमेल नहीं बन रहा होता तो उसे रिव्यू करा जाता है। उसे रिव्यू करते हुए ये देखा जाता है कि उसका पर्पज़ क्या है। कहीं कभी कभी गवर्नमेंट की, हमारे प्लानर की नीयत खराब हो जाती है कि उससे कैसे ज़्यादा पैसा बटोरा जाए। जैसे अभी पहले उसमें सौरभ ने बताया कि 1 लाख की जगह में 2.5 लाख मकान बनाने हैं या कुछ बनाने, तो गवर्नमेंट की इंटेंशन खराब हो जाती है। जो एक इन्वेस्टर है जब पैसा लगाता है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हुए लगाता है, और जब वो पैसे इन्वेस्ट करने के बाद उसे कुछ और मिलता है, उसकी जो इन्वायरमेंटल कंडीशन चेंज हो जाती हैं, वो देख के अमाउंटिंग टू चीटिंग हो जाती है। मास्टर प्लान में हेर फेर इसलिए नहीं होनी चाहिए कि वो एक लीगल डॉक्यूमेंट है, लैंड पॉलिसीज के अंडर बना हुआ है, पब्लिक की जरूरतों को देख के बना हुआ है, एक पूरी स्टेट की विजन स्टेटमेंट को देख के बना हुआ है। उसे चेंज करने के लिए कोई पॉलिटिकली प्रेशर के। शरद जी, एक चीज पूछना चाहूंगा, अगर आपने भी काफी प्लानिंग्स कही हैं, मास्टर प्लान बनते हो आपने देखे हैं, मैं सिर्फ इतना पूछूंगा कि क्या बार बार ही चेंज होना सही रहता है? क्योंकि एक कस्टमर जो है, एक कंज्यूमर जो है, उसके सेंटिमेंट्स को ठेस पहुंचता, एंड में रहना उसे ही है। उस प्लानिंग को ही बना के चला गया, अथॉरिटीज ने बनाई, गवर्नमेंट ने बनाई, रहना एंड में फेस उसे करना है, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम्स हो, इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम हो, वाटर कंजप्शन की प्रॉब्लम हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम हो, वो झेलनी उसे ही है। जब उसे वहाँ पर रहना शुरू करेगा तो प्लानिंग चेंज होना जरूरी है या नहीं है? देखो सौरभ, अगर ये कम कंज्यूमर के एंगल से देखें, ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी बेईमानी अथॉरिटी के पार्ट पर इस तरीके से मास्टर प्लान में चेंज करना। देखो, मास्टर प्लान को इम्प्लीमेंट करने लगते हैं, उसके हिसाब से डेवलपमेंट शुरू हो जाती है, उसके हिसाब से सेल परचेज हो जाती है, तो जो भी चेंज होता है ये किसी तरीके से जस्टिफाइड नहीं है। क्योंकि स्पेसिफिक को कभी कभी पब्लिक की डिमांड के ऊपर किसी को लैंड को रीचेंज करके रीलोकेट कर दिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। वहाँ डेंसिटी बढ़ा दें, FAR बढ़ा दें, रोड की चौड़ाई कम कर दें, बिल्डिंग की हाइट ज़्यादा कर दें, ये सब चीज़ मास्टर प्लान में चेंज करना किसी भी तरीके से जस्टिफाइड नहीं है, किसी भी तरह से जस्टिफाइड नहीं है। यानी कम से कम जो चर्चा का निष्कर्ष है वो निकल कर तो आया कि मास्टर प्लान में जो वक्त पर बदलाव होते रहते हैं वो कहीं ना कहीं बायर्स के साथ एक बहुत बड़ी नाइंसाफी है। बहुत संक्षेप में हमारा मानना यही है कि अगर मास्टर प्लान, चाहे हम बेंगलोर का एग्जांपल ले लें, इतनी सिटीज हैं इंडिया में, पुणे है, बेंगलोर है, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा के कंपैरिजन में कहें तो बहुत चौड़ी सड़कें हैं, ट्रांसपोर्टेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेट्रोज का विस्तार हो चुका है वहाँ पर। लेकिन अगर वहाँ से कंपैरिजन करें, वहाँ पर सिर्फ एक बार ही मास्टर प्लान बनाया जाता है, बार बार उसमें चेंजेस नहीं होते। और अगर नोएडा और ग्रेटर नोएडा की बात करें, उत्तराखंड हो गया या उत्तर प्रदेश हो गया, यहाँ पर मास्टर प्लान एक बार ही बनाया जाए तो बहुत अच्छी तरीके से डेवलपमेंट होगा। यानी पीठ थपथपाने से कुछ नहीं होगा, जो फैक्चुअल चीजें हैं, जो असल चीजें हैं वो सामने आनी चाहिए और बायर्स को किस तरह की दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आप बने रहिए हमारे साथ, हमारे जो खास मेहमान है शरद बंसल जी, आप भी बने हमारे साथ। और अब बात करते हैं लीगल सर्विस की। कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने या किराए पर देते वक्त लीगल सर्विस आखिर क्यों जरूरी है? कई बार हम अपना खर्च बचाने के लिए वकील के चक्कर में नहीं पड़ते। हमारी रिपोर्ट देखिए और फिर तय कीजिए कि प्रॉपर्टी खरीदते वक्त लीगल सर्विस के बिना आपको कितनी परेशानी हो सकती है। प्रॉपर्टी खरीदते या उसे किराए पर देते वक्त लें लीगल सर्विस। कई बार खर्च बचाने के लिए हम लीगल सर्विस नहीं लेते या हमें ये भरोसा होता है कि हम किसी मुश्किल से खुद ही निपट सकते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता नहीं। दरअसल बायर्स हो या सेलर, लोग ये सोचकर वकील के पास नहीं जाते कि उनकी सलाह महंगी साबित होगी, लेकिन इस बात पर कोई गौर नहीं फरमाता कि सही कानूनी सलाह से कई दिक्कतों से बचने में मदद मिलती है। आज मामूली खर्च करते हुए आगे चलकर आप बड़े फाइनेंशियल लॉस से बच सकते हैं। लॉयर कंसल्टेशन बेसिस पर फीस लेते हैं। एक बार कंसल्ट करने की फीस
2 से 5 हजार रुपए हो सकती है। हम यहाँ कुछ ऐसी बातों की जानकारी दे रहे हैं जिनमें लीगल एडवाइस लेना हो जाता है बेहद जरूरी। अगर बात करें वसीयत की, तो वसीयत किसी आम कागज पर बनाई जा सकती है, पर गौर करने वाली बात ये भी है कि ये फुल प्रूफ नहीं होती है। इसमें आगे चलकर उत्तराधिकारी को लेकर विवाद खड़ा होने का डर बना रहता है। उत्तराधिकारी को कोर्ट कचहरी के चक्कर से बचाने के लिए बेहतर यही होगा कि वसीयत में कोई गलती न हो। ज्यादातर लोगों को कॉम्प्लेक्स लीगल टर्म्स का पता नहीं होता, ऐसे में जरूरी बातें छूट जाती हैं। मसलन, क्या आपको वसीयत के एग्जीक्यूशनर के अपॉइंटमेंट के बारे में पता है? वसीयत के गवाह को संपत्ति नहीं दी जा सकती। धर्म के हिसाब से उत्तराधिकार के लिए अलग अलग कानून लागू होते हैं। इन सवालों के जवाब आपको सिर्फ और सिर्फ लीगल एडवाइस से ही मिल सकते हैं। वकील 5,000 रुपए से लेकर 15,000 रुपए की फीस लेकर वसीयत की दिक्कतों से आपको रखेंगे टेंशन फ्री। वहीं अगर बात करें प्रॉपर्टी की खरीदारी की, तो मकान या जमीन खरीदना लाइफ का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट हो सकता है। इसलिए ऐसे ट्रांजैक्शन में काफी सावधानी बरतनी चाहिए और एग्रीमेंट का भी ध्यान रखना चाहिए। किसी पर ज्यादा निर्भर ना रहें, बिल्डर पर विश्वास न करें। क्या आपको पता है कि रियल एस्टेट और कानूनी भाषा में एक टर्म है इररिवोकेबल एग्रीमेंट, जिसका मतलब है एग्रीमेंट कभी भी किसी भी स्थिति में निरस्त नहीं हो सकता। वकील से इस बारे में विस्तार से समझना है बेहद जरूरी। छोटी सी गलती भी आपको जिंदगी भर के लिए परेशानी में डाल सकती है। जैसे कि अगर आपको प्रॉपर्टी खरीदने के बाद पता चलता है कि वो प्रॉपर्टी मुकदमे में फंसी है, तो आप उसे अपने नाम पर रजिस्टर नहीं करा सकते। इसीलिए प्रॉपर्टी का बैकग्राउंड चेक करने के लिए वकील की सलाह ली जा सकती है। वकील का काम डॉक्यूमेंटेशन के अलावा प्रॉपर्टी स्टेटस का ड्यू डिलिजेंस करना और उन फीस के बारे में बताना होता है जो कानूनी रूप से लगती है। ऐसे काम की फुल सर्विस के लिए इंडिपेंडेंट लॉयर 20,000 रुपए से लेकर 25,000 रुपए तक फीस ले सकते हैं। सौरभ साहनी, समाचार प्लस। शरद जी, बिना वक्त जाहिर किए मेरा आपसे सीधा सवाल, प्रॉपर्टी एक्सपर्ट के तहत क्या लीगल एडवाइस लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, प्लीज। देखिए, जो प्रॉपर्टी का लाखों करोड़ों की प्रॉपर्टी होती है जी, उसमें जब उसकी सेल परचेज होती है या उसकी विल लिखी जाती है, हम थोड़ा सा पैसा बचाने के लिए पूरी प्रॉपर्टी को रिस्क में डाल देते हैं जी। ऐसे समय में हमें झोला छाप, जैसे डॉक्टर होते हैं, झोला छाप एडवोकेट जो डीड राइटिंग का काम करते हैं, उनके चक्कर में पड़ जाते हैं, क्योंकि हमने प्रॉपर्टी किसी एजेंट के थ्रू खरीदी होती है। उनका तालमेल ऐसे ही लोगों से होता है जी। जो लीगल एडवोकेट लीगल एडवाइस देते हैं, उनके पास जाने में अपनी फीस बचाने के चक्कर में हम हल्की घटिया एडवाइस ले लेते हैं, जिससे हमारी पूरी प्रॉपर्टी एक दाव पे लग जाती है। उसका भविष्य एक अनसर्टेन सा बन जाता है। चाहे वो विल लिख रहे हैं, हमें पता है विल जो है एक प्लेन कागज के ऊपर लिखी जाती है, इसके लिए गवर्नमेंट ने कोई स्टैम्प ड्यूटी नहीं बना रखी, फिर भी। और विल को अपने जब तक जीवन काल में एक ही जगह आप 10 विल लिख सकते हैं, कोई भी विल लास्ट एंड फाइनल नहीं होती जी। अब विल को रजिस्टर्ड कराना भी, जैसे मैंने बताया, जरूरी नहीं है जी। विल के कंटेंट्स, विल के जो आपके इसमें विटनेसेस होते हैं, उसमें अगर एक डॉक्टर होगा, एक फैमिली फ्रेंड होगा, उसे विल को बहुत जरूरी सपोर्ट मिलेगा जब उसे प्रोबेट कराएंगे जी। खाली विल के हो जाने से संपत्ति उसके हकदार के नाम नहीं हो जाती, उसे कोर्ट के थ्रू प्रोबेट कराना पड़ता है, जो उसके लीगल हायरर होते हैं, और जिससे उस प्रॉपर्टी में उसे डिबार कर दिया जी, उसको उसके प्रोबेट कराने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाना। चलिए शरद जी, वक्त बहुत कम है। हम उम्मीद करते हैं कि जो जनता है उन्हें समझ में आ गया होगा कि जब भी वो किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं या फिर किराए पर देते हैं, तो लीगल सर्विस क्यों है जरूरी। शरद बंसल जी, आप स्टूडियो में आए, आपने दर्शकों को तमाम तरह की जानकारी दी प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और सौरभ साहनी मेरे सहयोगी जुड़े हुए थे इस कार्यक्रम में, उन्होंने भी तमाम कई मुद्दों को उठाया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और फिलहाल हमारे इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन समाचार प्लस पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।